माइंड में रखनी चाहिए। वो कानून अ, की सब तारीफ करते हैं, आज भी तारीफ करते हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था, और जरूर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सरकारें जो होती हैं तो लोगों पर अन्याय न हो, अत्याचार न हो, उनकी जो जो उनकी जो मांगे हैं, जो उनका जो डिजर्व करते हैं, क्योंकि सरकार बनाने वाले जनता के लोग होते हैं। तो ये बात मैं इसमें रखना चाहता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि आज हम पिछले लगभग 10 वर्षों से सत्ता से दूर हैं, और अभी 2022 में हुआ है, 27 तक सत्ता से दूर ही रहेंगे उत्तर प्रदेश में। तो इसमें हमको ये सोचना होगा कि आखिर ये जो सरकार थी, तो हमारे लोगों की भी उस वक्त शिकायत थी कि लोग सरकार में जो थे तो वो ज्यादातर जनता से मतलब उनका संवाद हीनता हो गई थी। लोग कहते थे कि लोग शीशे नहीं उतारते नीचे, लोग कहीं खड़े होते थे तो उनसे बात नहीं होती थी, बल्कि जहां कहीं लोग बात करना चाहते थे तो उन लोगों के खिलाफ उल्टे केस दर्ज हो जाते थे। मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूं, हालांकि उस वक्त अलीगढ़ में मैं नहीं था, क्योंकि मेरा ज्यादातर क्षेत्र अलीगढ़ से बाहर का था। तो मैंने देखा यहाँ अलीगढ़ में भी केस दर्ज हुआ लोगों के खिलाफ, और उसमें बहुत जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे उस वक्त, शशांक शेखर, जो अब अ, हमारे बीच में नहीं है, दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो उन्होंने बहुत भयंकर केस दर्ज कराया था, और वो भी शेड्यूल कास्ट के लोगों के खिलाफ। तो मैं यही बात कहते हुए इस बात को यहीं विराम देना चाहूंगा कि चीजें अच्छी होती हैं, उनकी तारीफ होती है, जो चीजें खराब होती हैं उनकी निंदा होती है, और उसके रिजल्ट भी फिर फेवर में नहीं आते हैं। फिर भी हम लोग समझते हैं कि आज उनका, बहन जी का जन्मदिन है, तो उनको भी मुबारकबाद। और बहुजन समाज पार्टी का जो अच्छा शासन काल जो जनता के हित में रहा, तो वो भी मुबारक सबको। लेकिन ये सब अब इतिहास की चीज है, आगे की चीजें क्या होंगी, कैसी होंगी, इस पर दीवान आरसी दीवान साहब, जो संविधान के कहना चाहिए विशेषज्ञ हैं, और अपनी बातों से वो हम लोगों को जानकारी देंगे, सूचनाएं देंगे, बहुत महत्वपूर्ण जो हम लोगों के जीवन में, क्योंकि आज का सबसे ज्यादा अटैक संविधान के लिए है और डेमोक्रेसी के लिए है, और हम लोग अभियान चला रहे हैं। तो इस अभियान का भी कोई खास अभी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। यही बात रखते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, बहुत बहुत साधुवाद। जी, बा, बादल सिंह बहुत जी। संचालक जी जुड़ गए हो तो माननीय धीमान साहब मेरे को। मेरे ख्याल से आप ही को कराना पड़ेगा, वो कहीं मार्केट में थे तो वो कह रहे थे कि बाबूजी मैं तो मतलब जी 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 जी। लगता है। हाँ, तो मैं माननीय धीमान साहब से निवेदन करता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर और कॉन्स्टिट्यूशन के नियम वेलफेयर स्टेट के लिए क्या है, आप उनको संबंध करते हुए हम सभी को लाभान्वित करेंगे। माननीय आरसी दीवान साहब। धन्यवाद। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती, पूर्व एमएलसी उत्तर प्रदेश सरकार, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष
माननीय राजा राम आनंद जी, जो कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, और संचालन कर रहे हैं माननीय दयाराम अहिरवार जी, ललितपुर उत्तर प्रदेश। और जो आज का विषय सुनिश्चित हुआ है वह है कानून का राज और बहन मायावती जी का शासन। तो इस बिंदु पर जो है मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सर्वप्रथम आज 15 जनवरी 2024 है, और 15 जनवरी को आदरणीय बहन मायावती जी का जन्मदिन है। तो मैं भारत देश के समस्त नागरिकों को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आज का विषय है वो आदरणीय बहन मायावती जी और कानून के राज के संदर्भ में है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि हु इज बहन मायावती। बहन मायावती कौन है और उनका परिचय क्या है। जैसा कि भारत देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोग ये जानते हैं कि आदरणीय बहन जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को हुआ था, और वह उत्तर प्रदेश में 1995 में और 1997 में और 2002 से लेके 2003 तक वह मुख्यमंत्री रही। और मानवर कांशीराम जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक एवं अध्यक्ष थे, उनके परिनिर्वाण के पश्चात वह बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है वर्तमान समय में। राज्यसभा सांसद के रूप में 2012 से 2017 तक उन्होंने कार्यकाल किया, और उसके बाद भी जो है उन्होंने राज्यसभा से रूल ऑफ लॉ यानी कानून की व्यवस्था को लेकर के राज्यसभा से इस्तीफा दिया। राज्यसभा के अंदर रूल ऑफ लॉ के विषय पे यानी उन्हें जो बोलने का अवसर नहीं प्राप्त हो रहा था, राइट टू स्पीक दैट इज प्रोवाइडेड अंडर द आर्टिकल 19(1), राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन, उस को वह प्रदान नहीं किया जा रहा था, और इससे क्षुब्ध होकर के उन्होंने जो है इस्तीफा भी दे दिया था। पीवी नरसिम्हा राव जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे और प्रधानमंत्री भी रहे, उन्होंने उनके संबंध में लोकतंत्र का चमत्कार, मायावती को लोकतंत्र का चमत्कार कहा। लोकतंत्र का चमत्कार शब्द एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे लंबी बहस हो सकती है, लंबा एक्सप्लेनेशन हो सकता है, परंतु इसको यहीं पे हम जो है लेके आगे बढ़ते हैं। इन्हें भारत की जनता बहन जी आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी संबोधित करती है। उत्तर प्रदेश में उनका जो कार्यकाल रहा, खासतौर से पोलियो ड्रॉप, और पोलियो ड्रॉप में जो पोलियो उन्मूलन में उन्होंने जो सफलता हासिल करी, उसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे वो भी कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा उन्हें पाल हैरिस फेलो पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2003 में।
और जो है राजश्री साहू मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा राजश्री साहू जी महाराज पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में उन्हें 59 स्थान पर स्थान दिया। 2007 में न्यूज वीक की शीर्ष महिला उपलब्धियों में उन्हें स्थान दिया गया और 2009 में ही न्यूज वीक ने उन्हें बराक ओबामा ऑफ इंडिया के नाम से उन्हें संबोधित किया और 2007 में टाइम पत्रिका ने उन्हें 15 सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली व्यक्तियों में उन्हें शामिल किया। 27 दिसंबर 2019 को जागरण द्वारा जो है यह लेख प्रकाशित किया गया कि बहन मायावती जी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विकिपीडिया ने मायावती को एक कुशल शासक और एक कुशल शासन के रूप में संबोधित किया है और कानून व्यवस्था देने के लिए उनकी प्रतिष्ठा यानी कानून की व्यवस्था और कानून का राज और कुशल शासन मीन्स गुड गवर्नेंस यानी स्वशासन गुड गवर्नेंस के लिए उनकी प्रतिष्ठा पूरे भारत देश के अंदर प्रचलित है और विपक्षी राजनीतिक दल भी उनके सुशासन यानी गुड गवर्नेंस की प्रशंसा करते रहते हैं। 2007 में उमाकांत यादव नामक उनके खुद के सांसद को उन्होंने अपने आदेश के द्वारा जमीन हड़पने के एक मामले को लेकर के गिरफ्तार करवा दिया। 2010 में अयोध्या फैसले पर यह आशंका थी कि कानून व्यवस्था बिगड़ न जाए, परंतु उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिगड़ने से रोक के रखा। इतना ही नहीं, माफिया डॉन सब प्रदेश से बाहर हो गए थे। शिक्षा के क्षेत्र में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा के अंदर जो है उन्होंने एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे और बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के नाम पर बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल बनाए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लिए बहुत सारा उन्होंने योजनाएं चलाई। इसलिए जो है उनको जो है भारत के अंदर विकिपीडिया द्वारा एक कुशल प्रशासक के रूप में माना जाता है। रूल ऑफ लॉ क्या है? व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? तो ये जो रूल ऑफ लॉ का जो टॉपिक है, कानून का राज क्या होता है। किसी भी देश में या किसी भी प्रदेश में कानून का राज है। कानून का राज का मतलब संविधान का राज है। संविधान सभी कानूनों से सर्वोच्च होता है। इसके संबंध में केल्सन जो बहुत बड़े विधि शास्त्री थे, वो इसे ग्रैंड नॉर्म्स कहते थे, प्रमुख विधि। किसी भी देश की सबसे प्रमुख विधि उस देश का संविधान होता है और संविधान का शासन ही कानून का राज माना जाता है। और उसके अतिरिक्त बहुत सारी विधियां, बहुत सारे अधिनियम पार्लियामेंट और विधानसभाओं के द्वारा पारित किए जाते हैं। उनको भी मिला करके जब उन नियमता जब काम होता है, जब कानून के हिसाब से ही सब कुछ होता है, तब जो है हम कहते हैं कि यहाँ पर कानून का राज इस्टेब्लिश हुआ है। तो मायावती के शासनकाल के अंदर जो तथ्य आए, जो इंटरनेशनल लेवल पर उनको
पुरस्कार प्राप्त हुआ, सम्मान प्राप्त हुआ। भारत देश के अंदर जो सम्मान प्राप्त हुआ, आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से उन्हें संबोधित किया गया और भारत की जनता उन्हें बहन जी के नाम से संबोधित करती थी, इमोशनल लेवल पर उनसे जुड़ी हुई थी। और कुशासन को उन्होंने समाप्त किया और सुशासन को इस्टेब्लिश किया। इसलिए जो है कानून के राज और सुशासन के लिए मायावती के आज जन्मदिन पर इस टॉपिक के अंतर्गत मैं ये बताना चाहूंगा कि कानून के राज के अंदर 8 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। पहली होती है अनियमितता, यानी कि कोई भी कार्य नियम विरुद्ध नहीं किया जाएगा, सबसे सर्वोच्च कानून होगा, व्यक्ति की सर्वोच्चता नहीं होगी, संगठन की सर्वोच्चता नहीं होगी, ना ही किसी विचारधारा की सर्वोच्चता होगी, सबसे सर्वोच्च कानून होगा। और कानून जो लिखा है भारत के संविधान के अंदर या किसी अधिनियम में लिखा है या कोई नियम है या कोई परिनियम है, उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण यह है कि कानून आपराधिक विधियों के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, चाहे वह देश का सबसे कमजोर व्यक्ति हो या देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति हो, उसे उसके कार्यों के लिए दंड दिया जाना चाहिए, ऐसा संविधान और ऐसा जो है भारतीय आपराधिक विधियां कहती हैं। और जो उमाकांत यादव जो कि आदरणीय बहन जी की पार्टी के सांसद थे, उनको गिरफ्तार करवा के उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि संविधान और कानून से बड़ा कोई नहीं, न मंत्री, न विधायक, न कोई उद्योगपति, न मुख्यमंत्री, न राज्यपाल, न सांसद, न प्रधानमंत्री, न राष्ट्रपति। इन सबसे बड़ा कानून है, इन सबसे बड़ा संविधान। यदि इस प्रकार से शासन किया जाता है, जहां पे कानून की सर्वोच्चता को महत्व दिया जाता है, तो फिर कहा जाएगा कि उस देश में या उस प्रदेश में कानून का राज है। तो कानून के राज के अंदर जो आवश्यक तत्व है वह है कि अनियमितता नहीं होनी चाहिए, सुपरमेसी ऑफ लॉ यानी कानून की सर्वोच्चता होनी चाहिए, शक्तियों पर बाधाएं नहीं होनी चाहिए, जो विधि द्वारा शक्तियां प्रदान की गई हैं उन पर किसी भी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट यानी पारदर्शिता कानून के राज का एक आवश्यक तत्व है। कोई भी चीज पर्दे में नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र के अंदर जनता को सब कुछ पता चलना चाहिए। नथिंग शुड बी सीक्रेट इन द डेमोक्रेसी। तो पारदर्शिता जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंतर्गत सीक्रेट है वो सीक्रेट रखा जाएगा, परंतु डेमोक्रेसी के अंदर जो है जनता को सारी सूचना प्राप्त होनी चाहिए। पारदर्शिता होनी चाहिए। सूचना के अंतर्गत सूचना के समस्त माध्यमों द्वारा समुचित सूचना प्राप्त होनी चाहिए। भ्रामक और झूठी सूचनाएं नहीं होनी चाहिए। मौलिक अधिकारों का उसमें सम्मान होता है और जो लॉ एंड ऑर्डर कानून और व्यवस्था और सुरक्षा उसमें होती है और जो अपराधी की न्याय व्यवस्था उसमें सुनिश्चित होती है। अपराधी सड़क पे नहीं घूमते हैं। अपराधियों के जो एफआईआर का प्रोविजन है कि यदि कोई भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का जो प्रोविजन है, उसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति यह शिकायत करता है कि उसके विरुद्ध आपराधिक घटना की गई है, वह पीड़ित है,
तो जो है संबंधित पुलिस जो है पदाधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह सबसे पहले उसकी द्वारा दी गई घटना की को लिपिबद्ध करे, और लिपिबद्ध करने के बाद जो है उसकी सूचना को रिपोर्ट करे। रिपोर्ट करने के बाद जो है उसकी एक प्रति वह पीड़ित पक्ष को दे, एक प्रति अपने पास रखेगा और एक प्रति माननीय न्यायालय में जाएगी। और उसी प्रति में लिख दिया जाएगा कि इस घटना की अन्वेषणकर्ता कौन है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है, और फिर वह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस घटना की सच्चाई की जांच करेगा। यानी कि सूचना प्राप्त होते ही एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। यदि दंड की विधियों के अनुपालन में जो है एफआईआर दर्ज होती है, उस पर इन्वेस्टिगेशन तत्काल होती है, तो फिर ये माना जाएगा कि रूल ऑफ लॉ है। और जो उसी तरीके से जो सिविल मामले हैं, उनमें भी जो है जो सिविल प्रक्रिया है उसका भी अनुपालन होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, कि आप यदि किसी मुख्यमंत्री के पद पर हैं तो आपको जवाब देना है जनता को। यदि आप मंत्री हैं तो आपको जवाब देना है। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही अगर है और वह जवाबदेही सुनिश्चित है तो देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ। करप्शन नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार। तो ये जो फैक्टर्स हैं कुछ, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द गुड गवर्नेंस, और गुड गवर्नेंस इज द फैक्टर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। तो इसलिए आदरणीय बहन जी के शासनकाल को विरोधी दल के लोग भी कहते हैं कि हाँ, उनके शासनकाल में जो उनका सुशासन अच्छा था और वह एक कुशल प्रशासक थी। इसका मतलब है कि जो जो फैक्टर्स मैंने बताए वह उनके शासन काल में विद्यमान थे, और इसी कारणों से उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सम्मान भी प्रदान किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि रूल ऑफ लॉ की उत्पत्ति कहाँ पे हुई, कैसे हुई? तो रूल ऑफ लॉ की जो उत्पत्ति है कानून के राज की, वह इंग्लैंड में हुई। जब जो है न्यायाधिपति कोक थे, न्यायाधिपति यानी कि जो न्यायालय के जजेस जैसे हमारे होते हैं, वहां पर वह न्यायाधिपति थे कोक। तो कोक न्यायाधिपति थे, और जो है वहां पर जो वहां के किंग थे, उन्होंने यह डिक्लेयर कर दिया था कि किंग इज ऑलवेज राइट, किंग हमेशा सही होता है, और वह जो है कभी गलत होता ही नहीं है, और वह सुप्रीम होता है, और वह कानून से भी बड़ा होता है। यानी सुपरमेसी ऑफ द किंग, एंड किंग इज द सन ऑफ द गॉड। तो इसलिए किंग इज द सन ऑफ द गॉड, किंग राजा का पुत्र है, इसलिए जो है वह जो कहता है, जो वो करता है, वो सब सही है। तो उसके विरुद्ध न्यायाधिपति कोक ने कहा कि राजा और ईश्वर दोनों कानून के अंतर्गत आते हैं, और कानून राजा और ईश्वर दोनों से ऊपर है। सुपरमेसी ऑफ द लॉ की बात सर्वप्रथम जो है इंग्लैंड में न्यायाधिपति कोक ने कही। और उसके बाद जो है एविडाइसी ने जो है कानूनी राज की बात करी, और उन्होंने इसे 3 भागों में बांटा। जो है पहला था समता, जहां पर कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं और कानून सभी को समान रूप से संरक्षण देता है, राइट टू इक्वलिटी है, तो वहां पर जो है कानून का राज माना जाएगा। और दूसरा कि इम्प्लीमेंटेशन, जो कानून का समान रूप से जो है इम्प्लीमेंटेशन होता है, वह भी आवश्यक है। तो इस तरीके से जो है संक्षेप में मैं कहूं कि एविडाइसी ने इस बात को बढ़ाया, और जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अंगीकृत और अधिनियमित होने के पश्चात जनता को सौंपा गया, तो उसमें एक बहुत सुंदर सा आर्टिकल था, वह था अनुच्छेद 14, जिसमें समता की बात की गई। अनुच्छेद 15 में समता की बात की गई,
और 16 में भी समता की बात की गई। आर्टिकल 14 में यह कहा गया कि राज्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध राज्य की नजर में सभी व्यक्ति को कानून समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा और कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान है। 15 में जो है धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर सभी को समान रूप से जो है अवसर प्रदान किया गया। और 16 में जो है सभी लोगों को रोजगार के मामले में जो सरकारी नौकरियां मिलती हैं उसमें सभी लोगों को समान रूप से अवसर प्रदान किया गया। इसी तरह 17 भी है जिसमें अनटचेबिलिटी को समाप्त किया जाता है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है जिसमें 14, 15, 16 खास तौर से ये जो इक्वालिटी की बात करते हैं ये जो है रूल ऑफ लॉ का फैक्टर्स हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे राज्यों में जो है, राज्यों मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेज में इसे राज्य कहेंगे और दूसरी सामान्य भाषा में इसे हम देश कहते हैं। तो इन देशों में भी रूल ऑफ लॉ है। और जो है जहां तक हम बात करें जो है रूल ऑफ लॉ की भारत के अंदर, तो भारत के अंदर जो है संविधान का शासन ही कानून का राज। और जो है यही ये जो है जो आज का को रिलेशन है कि भारत के अंदर जो अभी तक मुख्यमंत्री हुए या भारत के प्रधानमंत्री हुए उनकी तुलना में उत्तर प्रदेश के अंदर जो बहन मायावती का शासनकाल रहा है उनके द्वारा किए गए कार्य और जो है उनके द्वारा जो है रूल ऑफ लॉ पे किया गया कार्य की तुलना आप जो है भारत के अन्य जो है मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों से कर सकते हैं और इस पर जो है समीक्षा कर सकते हैं। और ये अवसर जो है 15 जनवरी को आदरणीय बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर एक डिस्कशन के लिए जो है आरबीएम के माध्यम से प्रस्तुत था। और इस पर अभी इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय प्रोफेसर साहब। अभी हमारे पास 4 मिनट और शेष हैं, तो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय बाबूजी से मेरा पुनः निवेदन है कि अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ मीटिंग को कंक्लूड करें। मेरा आपसे अनुरोध ये है कि अब आप इसको समाप्त करा दीजिएगा अपना अंतिम बात रखते हुए। जी, हमारे संस्थापक महोदय माननीय भारती साहब जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अभी 4 मिनट और शेष हैं, आप 4 मिनट में साहब अपनी बात को रखें और सभी साथी आपको सुनना चाहते हैं। माननीय भारती साहब। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ जी आ रही है। मां साहब मेरी आवाज आ रही है? आ रही है साहब, आ रही है। आज की वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय बाबूजी राजाराम आनंद जी, हमें आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब और देश भर से जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के 68वें जन्मदिन पर सभी देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तथागत से, कुदरत से प्रार्थना करते हैं कि बहन जी दीर्घ आयु हों, स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और अगर हमारी प्रार्थना इस जूम के माध्यम से आदरणीय बहन जी तक पहुंच सकती हो तो पहुंचे। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्दी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी विधिवत रूप से बुद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करें। अगर वो ऐसा करती हैं तो बाबा साहब का सपना, मान्यवर काशीराम साहब का सपना, हम लोग बहुत जल्दी भारत को प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत में बदलने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि मैं जानता हूं जिस दिन आदरणीय बहन जी बुद्ध धर्म की दीक्षा लेंगी, संपूर्ण भारत में
करोड़ों लोग बुद्ध की दीक्षा लेंगे। फिर हमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, हमें तो फिर समाज को संस्कार देने हैं, त्रिशणशील देना है, पंचशील देना है, उस काम में लगना पड़ेगा। जैसा आदरणीय बहन जी ने कई बार कहा है कि मैं बुद्ध धर्म अंगीकार करूंगी, अब वो 68 वर्ष की हो गई हैं। हम कुदरत से प्रार्थना करते हैं, आदरणीय बहन जी से प्रार्थना करते हैं, जितना जल्दी हो सके वो धम्म की दीक्षा ग्रहण कर ले तो हम लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। और पुनः एक बार इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि जो बहन जी ने शासन किया है, जो प्रशासन बहन जी ने चलाया है, वो हमेशा याद किया जाएगा। उसकी नजीर बनने की, उसे भारत ही नहीं दुनिया के लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। पुनः एक बार आदरणीय बहन जी के जन्मदिन की हार्दिक मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय भारती साहब। आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि हम बहन जी के जन्मदिन पर सभ्य सत्ता से उनकी मंगल कामना करती हैं। सभी साथी अपने माइक खोलें, अभी 1 मिनट और शेष है, सभी एक साथ बोलेंगे। माइक खोल लें सभी साथी। सभ्ये सत्ता सुखी भवन्तु, सभ्ये भवन्तु सुखिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् सभ्ये सत्ता सुखी भवन्तु, सभ्ये भवन्तु सुखिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् सभ्ये सुखी भवन्तु, सभ्ये भवन्तु सुखिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् धम्मं